हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग सल्तनत कालीन इतिहास से सैयद वंश और लोदी वंश को करेंगे। और पहले आज हम सैयद वंश को देखेंगे। सैयद वंश जो है यह 1414 से लेकर 1491 तक का जो काल था यह सैयद वंश का था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग सैयद वंश स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक जो था यह खिरिज खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिरिज खां हो जाएगा। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिरिज खां जो था यह सैयद वंश का संस्थापक था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा था। खिरिज खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिरिज खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिरिज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिरिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिरिज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक खां जो था यह खिरिज खां का पुत्र था और इसने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाएंगे। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक चला था। सैयद वंश का शासनकाल 37 वर्षों तक चला था। आगे देखेंगे सल्तनत कालीन इतिहास में लोदी वंश को। लोदी वंश जो था यह 1491 से 1426 ईस्वी तक था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी हो जाएगा। यह 19 अप्रैल 1491 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी जो था वह अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदार के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाही की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। और आगरा शहर की स्थापना कब की? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने। गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी जो था यह अपनी कविताएं जो है यह गुलरुखी फारसी भाषा में लिखता था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था।
आगे देखेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में देखेंगे केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान कहलाता था। सुल्तान जो था यह केंद्रीय प्रशासन का मुखिया था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमो उत्कर्ष पर लोदी वंश के शासन काल में था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बारे आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बारे आजम में सुल्तान जो था यह राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। आगे देखेंगे मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर जो था यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक जो था यह महालेखाकार था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा देखता था। मजूमदार जो था यह उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन जो था इसे कोषाध्यक्ष कहते थे। कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था। आजीर ए मुमालिक जो है यह दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे काजी उल कजात कहते थे। आगे है गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी जो था उसे वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था उसे वकील ए दर कहते थे। वकील ए दर जो था यह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवाने खैरात दान विभाग को कहा गया था। दान विभाग का नाम दीवाने खैरात रखा गया था। दास विभाग दीवाने बदगान नाम रखा गया था। दीवाने बदगान में दास विभाग का काम होता था। दीवान ए इश्तिहार जो था यह पेंशन विभाग से संबंधित था। आगे देखेंगे विभाग और बनाने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्तखराज जो वित्त विभाग था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवाने कोही कृषि विभाग था यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था और यह बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवाने बदगान यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने खैरात यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने इस्तेहाक यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नयाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिक्को मतलब जिला में विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। आगे देखेंगे राजस्व व्यवस्था। उस्र जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहते थे और मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को उस्र कहते थे। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा था उसे जाकात के नाम से जानते थे। गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर जो जजिया कहलाता था। गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर जो था उसे जजिया के नाम से जानते थे। नोट में देखेंगे खम्भ यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उस सैनिकों को अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं दिया। सिखों को परगने में विभाजित किया गया।
आमील परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमील जो था यह परगने का मुख्य अधिकारी हो जाएगा। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक या 100 गांवों की शासन की देखरेख कौन करता था? तो अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। सुल्तान की अस्थायी सेना खास खेल नाम से दिया गया था। सुल्तान की अस्थायी सेना का नाम खास खेल था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हो जाएगा। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। 10 अश्वरोही बराबर 1 सरे खेल होता था। 10 सरे खेल बराबर 1 सिपह सलाकार होता था। 10 सिपह सलार के बराबर 1 अमीर होता था। 10 अमीर के बराबर 1 मलिक होता था और 10 मलिक के बराबर 1 खान होता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मगलिका तथा अर्राद कहा जाता था। गोला फेंकने वाली मशीन को मगलिका तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की और अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजाम एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। आगे देखेंगे, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। देवल जो था यह सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल मशहूर था। और आगे देखेंगे, इसी में है स्थान के प्रसिद्ध कारण। सरसूती जो था यहाँ से अच्छी किस्म के चावल के लिए यह प्रसिद्ध था। अच्छी किस्म के चावल के लिए सरसूती प्रसिद्ध था। अहिलवाड़ा जो था यह व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव यहाँ से रेशम की रजाइयों के लिए यह प्रसिद्ध था। सतगांव रेशम रजाई के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए हो जाएगा। और बनारस जो है यह सोने, चांदी व जड़ी काम के लिए मशहूर था। और इसी के साथ आज का सल्तनत कालीन यहीं तक था और आगे करेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य। अगला क्लास में हम लोग करेंगे विजयनगर का साम्राज्य। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।